कालू कौवे ने अंडे दिए थे, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश था कि अब वो अंडे फूटेंगे और उसके बच्चे अंडों से बाहर आएंगे। कालू कौवा अपने होने वाले बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए अंडों को घोंसले में सुरक्षित छोड़कर चला जाता है। पर वहीं पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था, जिसमें एक खतरनाक सांप रहता था। वो चुपके से कालू कौवे की सारी बातें सुन लेता है। आहा, तो कालू कौवे ने अंडे दिए हैं। अंडों के नाम से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब तो मैं इन्हें खाकर ही रहूंगा। वैसे भी कालू तो यहाँ है ही नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। सांप तुरंत अपने बिल से निकलकर पेड़ में चढ़ गया और कालू कौवे के सारे अंडे खा गया। वाह, मजा आ गया। सांप अंडे खाकर जल्दी से पेड़ से उतर के अपने बिल में चला गया। तभी वहां कालू कौवा वापस आया और देखा कि घोंसले से अंडे गायब हैं। वो परेशान हो गया। मेरे अंडे, मेरे बच्चे कहाँ गए? कालू कौवा परेशान होकर सब जगह अपने अंडे खोजने लगा, लेकिन अंडे कहीं नहीं मिले। तभी वहां से एक चिड़िया उड़ती हुई गुजर रही थी। उसने कालू कौवे को परेशान देखा। कालू मेरे दोस्त, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं मेरे दोस्त, मेरे घोंसले से मेरे अंडे गायब हो गए, मिल ही नहीं रहे। मुझे तो लगता है वो अंडे गायब नहीं हुए, बल्कि किसी ने खा लिए। कालू उस चिड़िया की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा। कालू कौवे को उसी सांप पर शक हुआ, जो उस पेड़ के नीचे टीले में रहता था। उसने तय किया कि ये बात वो सीधे सांप से पूछेगा। ओ सांप भैया, जरा बाहर तो आओ। कालू की आवाज सुन सांप बाहर आया। क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? घोंसले से मेरे अंडे गायब हो गए, आपने देखा है क्या? मुझे नहीं पता, तुम्हारे अंडे किसने खाए हैं? सांप के मुंह से अंडों को खाने की बात सुनकर कालू को फिर से शक हुआ, क्योंकि अंडे खाने के बारे में तो उसने कोई बात ही नहीं की थी। पर सांप भैया, आपको कैसे पता कि अंडे किसी ने खाए हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, कहीं आप ही ने तो। क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, चले जाओ यहाँ से। ये सुन कालू डर जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है, क्योंकि सांप के सामने तो वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था। कुछ दिन बाद कालू कौवे ने फिर से अंडे दिए। अब मैं क्या करूं? अगर मेरे अंडों को छोड़कर खाना लाने गया तो फिर से कहीं कोई इन्हें खा ना ले। पर खाने का इंतजाम करना भी जरूरी है। एक काम करता हूँ, जाने के पहले अंडों को छिपा देता हूँ। कालू जाने के पहले घोंसले में रखे अंडों के ऊपर पत्ते डाल के उन्हें छुपा देता है, लेकिन सांप अपने बिल से ये सब देख लेता है। सांप फिर से पेड़ में जाकर कालू कौवे के अंडे खाने लगा। तभी कालू कौवा वहां आ जाता है और सांप को अंडे खाते हुए देखता है। तो मेरा शक सही था, तुम ही मेरे अंडे खाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे अंडे खाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत भूख लगी थी, चलो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें भी खा जाऊंगा। ये बोलकर सांप वापस अपने बिल में चला गया। कालू कौवा बहुत उदास हो गया, क्योंकि चाहकर भी वो सांप को कुछ नहीं कर सकता था। सांप उसके मुकाबले बहुत ताकतवर था, पर कालू ने सांप से बदला लेकर उसे सबक सिखाने की ठान ली। फिर एक दिन कालू कौवा उड़ते उड़ते एक राजमहल की तरफ गया और वहां उसकी नजर एक राजकुमारी पर पड़ी, जो राजमहल के बाहर नदी में नहा रही थी। तभी उसने पास में एक पत्थर पर रखे राजकुमारी के चमचमाते हार को देखा, जिसकी रक्षा सैनिक कर रहे थे। हार को देख के कालू के दिमाग में सांप से बदला लेने की एक तरकीब सूझी। जिस मौके की मुझे तलाश थी, वो मौका मिल गया। अब मैं उस सांप को मेरे अंडे खाने की सजा दिलाकर रहूंगा। कालू कौवा उड़ते हुए नदी के पास गया और जल्दी से राजकुमारी का हार उठाकर उड़ गया। पकड़ो पकड़ो, उस कौवे ने राजकुमारी का हार उठा लिया। वो हार राजकुमारी का सबसे प्रिय हार था। सैनिकों, उस कौवे का पीछा करो और मेरा हार वापस लेकर आओ। ये मेरा आदेश है।
बिना हार लिए वापस आए तो सजा मिलेगी। राजकुमारी का आदेश सुनकर सैनिक कालू कौवे का पीछा करने लगे। कालू भी यही चाहता था। वो राजकुमारी के हार को लेकर उड़ते उड़ते अपने पेड़ के पास पहुंच गया। कालू ने तुरंत वो हार सैनिकों को दिखाकर पेड़ के नीचे बने सांप के बिल में डाल दिया। अब आएगा मजा। मेरे अंडे खाए थे ना, अब तुम्हें उसकी सजा मिलने का समय आ गया है। मैंने कौवे को हार इस बिल में डालते देखा। हाँ, मैंने भी देखा। जल्दी से ये टीला तोड़ के हार को निकाल लेते हैं। जैसा कि कालू कौवे ने सोचा था, सैनिकों ने बिना सोचे समझे सांप के बिल को तोड़ना शुरू कर दिया। कालू कौवा पेड़ में बैठकर ये सब देख रहा था। तोड़ो तोड़ो, बहुत अच्छे। मेरे अंडे खाए थे ना, मुझे खाने की धमकी दे रहे थे। अब अपना घर बचा के दिखाओ। अपने बिल को टूटता देख सांप जल्दी से बाहर आया और देखा सैनिक उसके घर को तोड़ रहे हैं। सांप डर गया। तभी सैनिकों की नजर सांप के गले में पड़ती है, जहाँ राजकुमारी का हार लटका हुआ था। वो रहा राजकुमारी का हार। चलो इस सांप को मारकर हार ले लेते हैं। सैनिक अपने भाले से सांप पर वार करने लगे। सांप दर्द से चिल्लाता रहा। बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। सैनिकों ने सांप को मार के हार उसके गले से निकालकर वहाँ से चले गए। मिल गया हार। अब जल्दी से चलो, इसे राजकुमारी को वापस करते हैं। ये सब देख कालू कौवा बहुत खुश था, क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था और अब उसके अंडों के लिए वहाँ कोई खतरा नहीं था। देखा, बुरे काम का नतीजा। तुमने मेरे अंडे खाए थे ना, आज तुम्हें उसकी सजा मिली है। तुमने मेरे बच्चों को मारा, आज खुद तुम्हारी मौत हो गई। तभी वहाँ वही चिड़िया उड़ती हुई आई और कालू कौवे को इतना खुश देखकर उससे पूछा, क्या हुआ कालू भाई, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था दोस्त। मेरे अंडे ये सांप खा जाया करता था, लेकिन आज इसे इसके कर्मों की सजा मिल ही गई। जैसी करनी वैसी भरनी। चलो अब तो तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। इस तरह कालू कौवे ने सांप से अपना बदला लिया और सांप को उसके कर्मों की सजा दी। जंगल के पास एक किसान रहता था जो बहुत दयालु था। जंगल से कई बार जानवर उसकी झोपड़ी की तरफ आ जाते थे, लेकिन वो उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाता था, बल्कि उन्हें खाना और पानी देता था। पास के जंगल में बहुत सारे जानवर थे जो आपस में मिलजुल कर रहते थे। ये! तभी अचानक से जोर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। सब जानवर डर गए। लगता है शेर सिंह आ रहा है। और ये है शेर सिंह, जंगल का राजा। इसकी सभी जानवर बहुत इज्जत करते थे और डरते भी थे। सभी जानवर उसको देख के शांत हो गए और अप्पू के पीछे छुप गए। बंदर तो इतना डर गया कि वो सीधे पेड़ पर ही चढ़ गया। महाराज की जय हो। कैसे हो तुम लोग? जंगल में कोई तकलीफ तो नहीं? आपके होते हुए तकलीफ कैसी महाराज? आपकी कृपा से हम सब बहुत खुश हैं। हम तो बस अप्पू के साथ खेल रहे थे। बहुत बढ़िया। अप्पू, कहीं सब मिलकर तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं शेर सिंह, ये सब तो बहुत प्यारे हैं। शेर सिंह भी सबको खुशी खुशी खेलता देख बहुत खुश हुआ और वहाँ उन्हें छोड़कर आगे चला गया। ठीक है, तुम सब खेलो, मैं आगे से घूम कर आता हूँ। उसी दिन जंगल में कुछ खतरनाक शिकारी आए जानवरों का शिकार करने। आज तो कोई जानवर दिखाई ही नहीं दे रहा। खोजते रहो, कोई ना कोई जानवर जरूर दिखेगा। तभी उन्हें एक झाड़ी के पीछे कुछ पत्ते हिलते दिखाई देते हैं और उनका ध्यान झाड़ियों की तरफ जाता है और उनकी नजर वहाँ से जाते शेर सिंह पर पड़ती है। वो रहा शेर, चलो! शिकारी शेर सिंह को देखकर उसके पीछे हथियार लेकर दौड़ते हैं। शेर सिंह ये देखकर डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागता है। ये शिकारी कहाँ से आ गए? मुझे जल्दी जंगल के दूसरे जानवरों को बताना होगा। शेर सिंह को भागता देख शिकारी उस पर हमला करने लगते हैं। शेर सिंह का शिकार करना इतना आसान नहीं है इंसानों। निशाना लगाओ, निशाना लगाओ। शेर सिंह उनके वार से बचता हुआ भागता है। ये देख शिकारी शेर सिंह पर फिर से निशाना लगाते हैं और इस बार
उनका निशाना बिल्कुल सही लगता है और तीर सीधे शेर सिंह के पैर में लगती है। शेर सिंह जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। मैं तो उठ भी नहीं पा रहा, अब क्या करूं? शेर सिंह को जख्मी कर शिकारी उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। शेर सिंह ये देख परेशान हो जाता है। शिकारी उसके करीब और करीब आने लगते हैं। मुझे इनसे किसी भी तरह बचना ही होगा। जंगल की तरफ गया तो पकड़ा जाऊंगा, मुझे दूसरी तरफ भागना होगा। बस यही एक तरीका है इनसे बचने का। शेर सिंह अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से उठता है और किसी तरह लंगड़ाते हुए गांव की तरफ भागता है। शिकारी वहाँ आते हैं और शेर सिंह को गायब देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ओह, वो शेर कहाँ गया? अभी तो यही था। कहीं भी गया हो, पर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। आखिर वो जख्मी है, हम फिर से वापस आएंगे और उसे पकड़ लेंगे। अभी रात भी होने वाली है, चलो यहाँ से। शिकारी बाद में वापस आने की सोच वहाँ से चले जाते हैं। जख्मी शेर सिंह किसी तरह वहाँ से चलता हुआ उस दयालु किसान की झोपड़ी तक पहुँचता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अब मुझसे और चला नहीं जाएगा। उसी समय किसान बाहर आता है और शेर सिंह को वहाँ गिरा हुआ देखता है। ये तो बहुत जख्मी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। किसान ने रात दिन शेर सिंह की सेवा की और धीरे धीरे शेर सिंह के सभी घाव भर गए। किसान ये देखकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी शेर सिंह को विदा किया। वो वापस अपने जंगल चला गया। शेर सिंह को बहुत दिन से जंगल में नहीं देखकर बाकी जानवर भी चिंतित थे और जब उन्होंने शेर सिंह को देखा तो काफी खुश हुए। अरे शेर सिंह, इतने दिनों से कहाँ थे? दिखाई नहीं दिए। क्या बताऊं अप्पू, मेरे पीछे शिकारी पड़े थे। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। तुम लोग भी सावधान रहना, शिकारी फिर से वापस आ सकते हैं। कुछ दिनों बाद वही शिकारी फिर से जंगल में आए और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए थे शेर सिंह को पकड़ने। उन्होंने एक पेड़ के ऊपर अपना पिंजरा टांग दिया और शेर सिंह का इंतजार करने लगे। तभी शेर सिंह घूमता हुआ उसी पेड़ के नीचे गुजर रहा था और जैसे ही वो पिंजरे के नीचे आया, शिकारी ने रस्सी खींच दी और पिंजरा सीधे शेर सिंह के ऊपर गिरा। आखिर इस बार ये शेर पकड़ा ही गया। अब हम इसे चिड़ियाघर में बेच के खूब पैसे कमाएंगे। शेर सिंह जोर जोर से दहाड़ने लगा। आह, ये इतना चिल्ला क्यों रहा है? लगता है इसे भूख लगी है। फिर तो हमें इसे कुछ खिलाना चाहिए। अगर ये भूख के मारे कमजोर हो गया तो कोई इसे नहीं खरीदेगा। शिकारी को लगा कि शेर सिंह को भूख लगी है, इसलिए दोनों शेर सिंह को वहाँ छोड़कर गांव की तरफ उसके लिए कुछ खाना लाने चले गए। जंगल में कोई जानवर तो नहीं मिला, क्यों ना हम इस किसान को ही उस शेर का खाना बना दें। आइडिया तो अच्छा है, चलो इसे ही पकड़ के ले चलते हैं। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। शिकारियों ने उस किसान की एक न सुनी और उसे लेकर शेर सिंह के पिंजरे में बंद कर दिया। शेर सिंह को सच में भूख लगी थी। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो। किसान ने जैसे ही अपना सर ऊपर किया, शेर सिंह ने उसका चेहरा देखा और उसे पहचान गया। उसे याद आ गया कि किस तरह एक बार उसी किसान ने उसकी जान बचाई थी। शेर सिंह उसके पास जाकर उसके सर पे अपना पंजा फेरने लगा। शिकारी ये देख हैरान हो गए, ये शेर उस इंसान को खा क्यों नहीं रहा? इधर किसान को ये समझ में आ गया कि शिकारी ने शेर सिंह को बंदी बनाया है। उसने शेर सिंह को बचाने की सोची और शेर सिंह के कान में अपनी योजना बताई। शेर सिंह किसान की बात समझ गया और फिर किसान ने कुछ सोचकर शिकारी से कहा, ये मुझे नहीं खा रहा क्योंकि ये मेरा दोस्त है। तुम लोग इसे पिंजरे से निकाल दो, ये अपने आप तुम लोगों के साथ खुशी खुशी जाएगा। तुम लोगों के साथ जाने से इसे अच्छा अच्छा भोजन भी मिलेगा। यहाँ जंगल में तो शिकार खोजने में इसे कितनी दिक्कत होती है। और अगर ये भाग गया तो? इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये कहीं नहीं भागेगा। हम पिंजरा खोल देते हैं। और जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुला, शेर सिंह ने शिकारियों पर हमला कर दिया। बचाओ, बचाओ, शेर! इस तरह दयालु किसान ने अपनी सूझबूझ से
शिकारियों को बेवकूफ बनाकर एक बार फिर शेर सिंह की जान बचाई। उसके बाद वो शिकारी कभी वापस जंगल में नहीं आए। शेर सिंह और किसान में भी पक्की दोस्ती हो गई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किशन नाम का मछुआरा अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। किशन बहुत गरीब था। उनकी गरीबी का हाल ये था कि जिस दिन किशन के जाल में कोई मछली नहीं फंसती, उस दिन उनके घर खाना तक नहीं बन पाता था। किशन रोज मछली पकड़ने पास के तालाब में जाया करता था ताकि उन्हें बेचकर अपनी जिंदगी गुजार सके। ओह, आज भी कोई मछली हाथ नहीं लगी। अब घर जाकर विमला को क्या जवाब दूंगा? लगता है आज भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। किशन बहुत दुखी था। तभी उसने एक चिड़िया की आवाज सुनी। ओह, ये आवाज किसकी है? किशन ने तुरंत आवाज का पीछा किया और देखा कि तालाब के किनारे एक घायल हंस दर्द से कराह रहा है। पर ये हंस और हंसों की तरह सफेद नहीं बल्कि सुनहरे रंग का था। किशन तुरंत उस सुनहरे हंस के पास गया। ओह, ये कैसा हंस है? ऐसा सुनहरा हंस तो मैंने आज तक नहीं देखा। कितना प्यारा है, पर लगता है ये घायल है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सुनहरे हंस को घायल देखकर किशन को उस पर दया आ गई और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आया और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में हंस बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर एक दिन जब किशन हंस को खाना खिला रहा था तो उसने जो देखा वो कभी सोचा नहीं था। अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। अब तुम पास ही रहना हमेशा के लिए। हाँ बिल्कुल, और मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारी सेवा से। तुम बोल कैसे सकते हो? मैं बोल भी सकता हूँ और बात भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं बल्कि एक जादुई चिड़िया हूँ। जादुई चिड़िया? पर तुम यहाँ कैसे आए? मैं इधर से गुजर रहा था, तभी एक शिकारी ने मुझे पकड़ने के लिए तीर चला दिया और मैं घायल होकर गिर पड़ा। किसी तरह उस शिकारी से अपनी जान बचाई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। तुमने मेरी जान बचाई है और मेरी बिना किसी स्वार्थ के इतनी सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सुनहरे हंस ने उसे अपना एक पंख निकाल कर दिया और जैसे ही किशन ने पंख को हाथ में लिया वो सोने का बन गया। ये तो सोने का पंख है। तुमने ये कैसे किया? मैंने बताया ना, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और क्योंकि तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं हर हफ्ते तुम्हें अपना एक पंख दूंगा, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और फिर कभी तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। क्या? सच में? हाँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि मैं तुम्हें एक हफ्ते में एक ही पंख दूंगा। मुझसे कभी भी एक से ज्यादा पंख नहीं मांगना। नहीं, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। आखिर तुम हमारी इतनी मदद कर रहे हो। किशन सोने के पंख पाकर बहुत खुश था और उसे लेकर सीधा अपनी पत्नी विमला के पास गया। अरे सुनती हो? ये देखो, सोने का पंख। क्या? सोने का पंख? ये कहाँ मिला? जिस घायल सुनहरे हंस को मैं लेकर आया था, वो कोई मामूली हंस नहीं बल्कि एक जादुई हंस है। उसी ने ये दिया। और यही नहीं, उसने कहा है कि हर हफ्ते वो मुझे ऐसा ही एक पंख देगा। क्या सच में? फिर तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब जल्दी जाओ और इस सोने के पंख को शहर में बेचकर पैसे ले आओ। आज तो घर में पकवान बनेंगे, पकवान। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। किशन सोने के पंख को शहर में बेचकर पैसे ले आया और फिर धीरे धीरे उनके अच्छे दिन शुरू हो गए। सुनहरा हंस उसे हर हफ्ते एक पंख देता और फिर किशन उन्हें बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करता। देखते ही देखते किशन के पास रहने के लिए नया घर, पहनने के नए नए कपड़े, खाने के लिए एक से एक चीजें और ढेर सारा धन और गहने थे। अब वो अमीर हो चुका था, सब उस जादुई चिड़िया की वजह से। इसलिए किशन उस हंस का भी बहुत ख्याल रखता था। वो अब उसके परिवार का एक सदस्य बन चुका था। अचानक से सब कुछ पाकर विमला के मन में लालच आ चुका था। उसने मन ही मन ये योजना बनाई
एक पंख से क्या होगा? मुझे तो उस हंस के सारे पंख एक बार में चाहिए, फिर कभी कोई दुख नहीं होगा। अगर मैं किसी तरह इस जादुई हंस को पकड़कर इसके सारे पंख निकाल लूं, तो हमारे पास सोना ही सोना होगा। विमला अपनी योजना को पूरी करने के लिए मौका देखने लगी। फिर एक दिन जब किशन मछली पकड़ने तालाब में गया और घर में बस विमला और सुनहरा हंस था, तब विमला को मौका मिल गया। आज सही मौका है। विमला चुपके से सोते हुए हंस के पास गई और उसे पकड़ लिया। आखिर आज तुम मेरे हाथ लग ही गए। आज मैं तुम्हारे सारे पंख एक साथ ले लूंगी। नहीं, रुको, ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे। छोड़ कैसे दूं? इतनी मुश्किल से हाथ आए हो। विमला को अपने लालच के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे तो बस किसी भी हालत में हंस के सारे पंख चाहिए थे। पर वो भूल चुकी थी कि ये सुनहरा हंस कोई मामूली चिड़िया नहीं, बल्कि एक जादुई चिड़िया है। हंस को विमला के इस हरकत से बहुत गुस्सा आया। ये कैसे हुआ? जादुई हंस ने अपने जादू से अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि वो विमला के पकड़ से छूट गया और विमला को उठाकर आसमान में ले गया। नहीं, छोड़ो मुझे नीचे उतारो, माफ कर दो। विमला के माफी मांगने पर हंस ने उसे नीचे तो उतार दिया, पर उसका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। मूर्ख औरत, तुमसे बड़ा लालची मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम मुझे ही मारना चाहती हो? तुम गरीब ही ठीक थी। मेरे जाते ही जो चीजें मेरे सुनहरे पंख से तुम्हें मिली हैं, वो सब गायब हो जाएंगी। यही तुम्हारी सजा है। नहीं, रुको, मुझे माफ कर दो। हंस ने विमला की एक न सुनी और वहां से चला गया। और जैसा कि उसने कहा था, उसके जाते ही किशन का घर, उनके कपड़े, गहने और सब कुछ गायब हो गया। और विमला ये सब देखती रही, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। हाय, मेरा घर, मेरे गहने, मेरे पैसे, कोई रोको इन्हें गायब होने से। विमला रोती और पछताती रही, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर में किशन वापस आया और सब कुछ गायब देखकर दंग रह गया। ये कैसे हुआ? किसने किया? ये सब मेरी लालच का नतीजा है। मतलब? विमला ने किशन को सारी बात बताई। देखा, तुम्हारे लालच ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद किशन और विमला रोज तालाब में उस जादुई हंस को खोजने जाते, पर वो उन्हें कभी नहीं मिला।